सदी दर सदी वक्त के थपेड़ों की मार सहते, बाढ़ बारिश तूफानों से टकराते, लड़ते जूझते अपना अस्तित्व बचाते, शान से खड़े हैं वो जो कहलाते हैं हमारी विरासत। उस विरासत को नमन करते हुए नमस्कार करती हूँ आप सभी का। देख रहे हैं नमस्कार एमपी कार्यक्रम, सजीव फोन इन प्रोग्राम है और मैं हूँ आपके साथ हर बार की तरह प्रिया। तो सबसे पहले इस प्रोग्राम की रूपरेखा जो कहती है कि सजीव फोन इन प्रोग्राम है, यानी लाइव प्रोग्राम है, तो 8 बजे से 9 बजे तक मैं और हमारे अतिथि आपके साथ रहेंगे। तो फोन लाइन खुल चुकी हैं 0755 भोपाल का कोड 2660049 ये लैंडलाइन नंबर है, 180023300040 ये निःशुल्क सेवा का आप इस्तेमाल कर पाएंगे, यानी टोल फ्री नंबर है। और इसी के साथ जो खूबसूरत बात मैंने कही है उसका संबंध हमारे कार्यक्रम से है। विरासत को भी बचाना है और अपने शहर को भी तो आगे लेकर जाना है। तो ये दोनों ही मैंने आपको संकेत दे दी है, इसलिए कि आप लगातार 9 बजे तक हमारे साथ जुड़े रहेंगे। और फोन लाइन हमने आपको बता ही दिया कि खुल चुकी है, फोन नंबर्स भी बता दिए हैं। अब अगर बात करें शुरुआत की कि पिछले दिनों और आज में क्या हो रहा है, क्या हुआ, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं राष्ट्रीय उस पुरस्कार की जो पहली बार शुरू किया गया भारत मंडपम में। जी हाँ, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत मंडपम नई दिल्ली में पहला राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार प्रदान किया। ये पुरस्कार कहानी कहने, सामाजिक बदलाव लाने वाले, पर्यावरणीय स्थिरता, शिक्षा और गेमिंग सहित अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्टता और उसके प्रभाव को सम्मानित करने का एक प्रयास था। पुरस्कार की कल्पना रचनात्मकता के जरिए सकारात्मक बदलाव लाने के लिए एक लॉन्च पैड के रूप में की गई। पीएम साहब ने अपने संबोधन में ये बात भी कही कि देश के रचनाकार उसी स्थान पर एकत्रित हुए हैं जहां विश्व नेताओं ने G20 शिखर सम्मेलन में भविष्य को दिशा दी थी। आगे बढ़ते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी का जिक्र हुआ ही है, तो इस खूबसूरत बात के साथ, क्योंकि उन्होंने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है जो हम रटते चले आ रहे हैं कि मत जो है वो हमारा, मतदान जो है वो दान नहीं है, दरअसल हमारा अधिकार है। तो जो पहला वोट है ना, वो हमेशा देश के लिए होना चाहिए। इसको अपने दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लीजिए। तो भारत भाग्य विधाता देश के हैं ये युवा मतदाता। बनेगा देश महान जब वोट करेंगे हम। लोकतंत्र के सबसे बड़े त्योहार 18वें लोकसभा चुनाव की बारी आने वाली है, यानी हमारी बारी आने वाली है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार मतदान करने वाले युवा मतदाताओं से मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान के माध्यम से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने का आह्वान किया, बल्कि युवाओं से इस अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेकर दूसरों को भी भाग लेने के लिए प्रेरित किया। तो सभी वोट कीजिएगा नियत समय पर, भूल ना जाना वोट देने है जाना। अब बात कर लेते हैं उसकी जिसके लिए आज के दिन की मैं बात करी, बीते दिन की भी बात करेंगे, यानी कल, आज और कल, इन तीनों को समेटते हुए अगली जो बात मैं कहने जा रही हूँ वो 56वीं वर्षगांठ जो मना रहा है मॉरिशस। बात मॉरिशस की हो रही है लेकिन संबंध हमारे भारत से भी है। जी हाँ, अफ्रीका महाद्वीप का देश मॉरिशस आज अपनी आज़ादी की 56वीं वर्षगांठ मना रहा है और उसने 12 मार्च यानी आज ही के दिन को इसलिए चुना था क्योंकि उनके जहन में अपनी आज़ादी के संघर्षों के प्रेरणा स्रोत महात्मा गांधी और उनके द्वारा 12 मार्च 1930 को निकाला गया दांडी मार्च था। गन्ना खेती मॉरिशस की अर्थव्यवस्था की रीढ़ रही है और जब 1834 में दास प्रथा की समाप्ति के बाद वहां गन्ना खेती के लिए मजदूरों की किल्लत हुई, तब वहां के अंग्रेजी हुकूमत सस्ती मजदूरी के लिए भारत के गिरमिटिया मजदूरों को मॉरिशस ले गए। आपको पता है ये अंग्रेजी का शब्द है दरअसल गिरमिटिया, जिसका अपभ्रंश जो था वो शब्द था अग्रीमेंट। अंग्रेज मजदूरों की भर्ती के समय एक अग्रीमेंट करते थे और उनकी सेवा अवधि 5 वर्ष हुआ करती थी, जिसे समाप्त करने के लिए महात्मा गांधी जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। ये इसका जिक्र किया जाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी कई तरह की पहल कर रहे हैं, नवाचार कर रहे हैं और इसी श्रेणी में यूपीआई जो लॉन्च किया गया, अभी जो बात कर रहे हैं कि अब यूपीआई का इस्तेमाल भी होगा भारत और मॉरिशस में, तो अब ये जो श्रीलंका और मॉरिशस की मैं बात करी, यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सर्विस इन दोनों जगहों पर लॉन्च की गई है। हमारे रिश्ते और प्रगाढ़ हों, सभी देशों से इसकी पुरजोर कोशिश माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं।
चलिए बात कर लेते हैं एक ऐसे दिवस की भी, आध्यात्मिकता की थोड़ी सी बात करते हैं। और जब भी आध्यात्मिकता की बात होती है, बहुत सारे हमारे संत हुए, स्वामी हुए, उन्हीं में से एक स्वामी जिनके विचारों को लेके ना सिर्फ स्वामी विवेकानंद जी आगे बढ़े, बल्कि हम भी उनसे, वो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। तो रामहंस जी, स्वामी रामहंस जी की मैं बात कर रही हूँ। आज उनकी अगर जो रामकृष्ण परमहंस जी है, दरअसल तिथि के अनुसार आज उनकी जयंती है, 12 मार्च को मनाई जाती है तिथि के अनुसार। तो सांसारिक व्यक्ति, उन्होंने कहा कि एक सांसारिक व्यक्ति जो ईमानदारी से भगवान के प्रति समर्पित नहीं है, उसे अपने जीवन में कोई उम्मीद नहीं रखना चाहिए, कहना था स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी का। हर साल फाल्गुन शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन मनाई जाती है उनका जन्म दिवस। और आज जयंती के मौके पर आप सभी को शुभकामनाओं के साथ बात को आगे बढ़ाते हैं। तो भाई अंत में यही कहेंगे, आज 12वीं का पेपर है और मैंने सुना अंतिम पेपर है। बहुत अच्छी तैयारी तो जा ही रही होगी, हमारी शुभकामनाएं भी लेते चलिए, आज का पेपर भी आप सभी का अच्छा जाए। और पेपर का अंतिम दिन है तो किसी उत्सव का आज पहला दिन है। जी हाँ, रमज़ान का पहला दिन है। तो सभी को दूरदर्शन परिवार ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेरित करता है। खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। और इसी के साथ अब परंपरा ये कहती है, हमारे कार्यक्रम की रीति जो कह रही है कि तिथि बताएं, विचार बताएं, इतिहास बताएं और बिना देर किए हम अतिथियों का स्वागत भी करेंगे। तो जो तिथि कह रही है वो स्क्रीन पे भी हम आपको बता ही रहे हैं। जी हाँ, विक्रम संवत 2080 शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि है, 12 मार्च 2024 आज का साल है और दिन है मंगलवार। तो साहब आप सभी का दिन मंगलमय हो, यही कामना करते हैं। एक विचार जो पूरा दिन बदलने वाला है, तो क्या लेकर आई हूं आज सुविचार, चलिए बताते हैं। विचार कहता है कि कामयाबी इरादे बदलने से नहीं आती, बल्कि तरीके के बदलने से आती है। तो मजबूत इरादों को तो रखना ही है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि कहीं कुछ रोड़ा बन रही हैं तरीके, तो तरीके बदल देते हैं, शायद मंजिल तक पहुंचना आसान हो जाए। तो आज की तारीख में इतिहास क्या कह रहा है, आज का इतिहास। सबसे पहले 1922 की बात करेंगे। महात्मा गांधी को यूरोप के बने सामान को खरीदने और ब्रिटिश शासन की मशीनों के साथ काम करने के खिलाफ चलाए जा रहे आंदोलन के जरिए अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया था। अब बात करते हैं 1930 की, ये तारीख यही रहेगी। साल बदल गए। महात्मा गांधी जी की ही बात करेंगे। साबरमती आश्रम से दांडी मार्च की शुरुआत की। इसका उद्देश्य अंग्रेजों द्वारा बनाए गए नमक कानून को तोड़ना था। 1993 मुंबई में 13 बम धमाके हुए, जिसमें कई मारे भी गए और सैकड़ों घायल हुए हमारे साथी। अब दुनिया की सबसे, आज ही के दिन दुनिया की सबसे खतरनाक परमाणु आपदाओं में से एक जापान के फुकुशिमा में 12 मार्च को ही ये आपदा आई थी। और जन्म दिवस की भी बात कर लेते हैं। मैंने शुरुआत में बहुत सारी शुभकामनाएं दी थी, एक शुभकामना सेलिब्रिटी को भी दे देते हैं हम सब मिलकर। आज श्रेया घोषाल का बर्थडे, देखिए खूबसूरत सी तस्वीर हम आपके लिए लेकर आए हैं और इतनी खूबसूरत उनकी आवाज़ है, उनके गाने सुनकर जो हम इतने अच्छे गाने जो हम लेकर आए थे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आज के प्रोग्राम में जिन अतिथियों को हमने विशेष रूप से आमंत्रित किया है आपके लिए। मैंने संकेत आपको दे ही दिया था। तो विषय जो होगी कि भोपाल की आन में उतरे जब मैदान में, और इस पर बात करने के लिए स्पर्श द्विवेदी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। लेट्स ब्रांड भोपाल, भोपाल एक साथ टीम के संस्थापक है। जो अपने शहर से प्यार करता है वही अपने देश से प्यार कर सकता है, ये कहना है स्पर्श द्विवेदी का, और ये कहना सिखा दिया इन्होंने। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ स्पर्श जी आपका। आपकी बातें जो थी और आपका तरीका जो था वो स्पर्श कर गया, सबके जबान पर चढ़ गया। तो चलिए इन्हीं के साथ विशेष अतिथि, जो विशेष रूप से इसलिए मैंने शब्द जुड़ा कि स्पर्श जी तो फुल ऑन भोपाली हैं, लेकिन सर हमारे लिए विशेष रूप से मौजूद हैं डॉक्टर शिवाकांत वाजपेयी जी हमारे साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और ये जाने वाले थे लेकिन हमने इनको रोक लिया सिर्फ और सिर्फ हमारे दर्शकों के लिए। शिवाकांत सर जो हैं वो अधीक्षण हैं पुरातत्वविद हैं, लेकिन इसके अलावा डॉक्टर
अगर मैं गलत नहीं तो राष्ट्रीय पुरस्कार आपको इस क्षेत्र में मिल चुका है। लंबे समय से काम कर रहे डॉक्टर श्रीधर वाकणकर साहब, जो पुरस्कार था वो आपको मिला है और लंबे समय से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। मैं विशेष रूप से इंतजार कर रही थी कि सर विषय पर आऊं और जल्दी जल्दी आपसे सवाल कर लूं, तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बीच बीच में ये तो मैंने संक्षिप्त परिचय दिया, एक लंबी सी लिस्ट है इन दोनों के परिचय की, तो वो बीच बीच में आपको बताती चली जाऊंगी। सर आपसे शुरुआत कर लेते हैं। जो मैं शुरुआत की जो पंक्तियां मैंने की थी, वाकई खंडहर बहुत सारी कहानियां कहते हैं। हमारे भोपाल में ही इतनी सारी चीज़ें हैं देखने लायक, सुनने लायक, समझने लायक। क्या कहेंगे? सबसे पहले भोपाल से शुरू कर लेते हैं। भोपाल झीलों का शहर है और झीलों की जब बात करते हैं तो वो झीलों के बारे में ये भी जानने की ज़रूरत होती है कि इन झीलों को बनवाया किसने होगा। तो हमारे सामने हमारे देश के एक बड़े महान राजा का नाम सामने आता है। हाँ। राजा भोज का। हाँ। जिनके जिनके नाम पे माना जाता है कि भोपाल शहर की नींव रखी गई और ये भोज ताल था जिसका निर्माण उन्होंने करवाया और इस इतने बड़े झील बनवाई जिसके नाम पे हम लोग भोपाल की ब्रांडिंग करते हैं झीलों का शहर। तो ये राजा भोज को श्रेय जाता है कि उन्होंने यहाँ पे एक बड़ी झील बनवाई जिसे पहले हम लोग छोटे सागर के रूप में भी जानते थे, क्योंकि समय के साथ शब्दों की परिभाषाएं बदलती रहती हैं। पहले समय में कभी बहुत बड़ा तालाब भी सागर हुआ करता था। तो इसी के साथ दूसरा अगर हम आसपास भी अगर नज़र डालें तो हमारे पास भोजपुर है। भोजपुर का शिव मंदिर है। हाँ। और वो भी राजा भोज ने बनवाया था। हाँ। अगर और इसके आसपास नजर डालें तो हमारे पास भीमबेटका है। हाँ। जो कि पूरी दुनिया से लोगों को अपनी तरफ खींचता है कि लोग आते हैं और वहाँ पे अलग अलग तरह की पेंटिंग्स, अलग अलग कालखंड की पेंटिंग्स जो पत्थरों में बनाई गई, गुफाओं में बनाई गई, उनको देखते हैं। तो भोपाल का जो आयाम है सिर्फ इतना ही नहीं है, भोपाल का आयाम इसमें भी है कि हमारे पास कुछ बेहतरीन यहाँ पे बाद के नवाबी पीरियड की भी इमारतें हैं। इकबाल मैदान वाला एरिया आप देख लीजिए। हाँ। आप यहाँ पे ताजमहल देख लीजिए, भोपाल के पुराने गेट्स देख लीजिए। तो ये सब मिलके एक ऐसी संस्कृति कहें इसका निर्माण करते हैं कि हमारा भोपाल जो है पूरी दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है, जिसकी ब्रांडिंग स्पर्श जी कर रहे हैं। हाँ, तो स्पर्श जी के पास आ जाते हैं। बिल्कुल हमारे साथ जो शिवाकांत सर है, मध्य प्रदेश के पुरातत्व के साथ साथ रोजगार के नए अवसर जो है ना, हम इस पर भी बात करेंगे। तो स्पर्शा, जैसा कि कहा शिवाकांत सर ने कि किस तरह से हमारे भोपाल में इतनी सारी विरासत है, अगर उसी को हम अच्छी तरह से समझना चाहें, क्या यही एक कारण था कि आपने सिखाया लोगों को कि सबसे पहले तो अपने शहर को ही प्यार करना होगा, तब आप लगता है कि देश दुनिया की बात कर पाएंगे? देखिए, पहली बात तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इस टॉपिक को आज एमपी इस कार्यक्रम में आप ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम क्यों अपने शहर की ब्रांडिंग की बात कर रहे हैं, ये भी जानना बहुत आवश्यक है। क्योंकि मुझे लगता है कि किसी भी प्रदेश में या किसी भी देश में वहाँ की राजधानी को रोल मॉडल बनाना बहुत आवश्यक है। अगर हम बात करें हमारे देश के लिए ही, तो न्यू दिल्ली जो है वो एक रोल मॉडल के तौर पे बनी हुई है। उसी तरह हम किसी भी अगर प्रदेश में देखें तो वहाँ की जो राजधानी है वो एक रोल मॉडल होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि जैसे अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश में भोपाल अगर हम देखें तो उसको एक रोल मॉडल के शहर के रूप में हम कैसे डेवलप कर सकते हैं। यानी आने वाले समय में आज हम भारत की सबसे स्वच्छतम राजधानी भी हैं, पर हमारा ये भी इस पे उद्देश्य है कि हम कैसे इसको एक विकासशील राजधानी भी बना सकें, जहाँ पे आज रोजगार के अवसर भी आए। जैसा कि अभी शिवकांत जी ने बहुत अच्छा बताया कि हमारे पास पुरातत्व की बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर हम देखें तो आज अगर आप गूगल भी करेंगे तो भारत की सबसे पुरानी मैनमेड लेक हमारा बड़ा तालाब है। मतलब ये अगर हम देखें तो हमारे लिए बहुत बड़ा एक यहाँ पे उपलब्धि है। हाँ। अगर आप देखें, दो हमारे पास यहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, आपके पास भीमबेटका है, आपके पास सांची है। तो इस तरह की चीज़ें जब हमारे पास उपलब्ध हैं, उसके बाद क्या एक ऐसी चीज़ है जो आज भोपाल को अगर आज हम देखें तब भी लोग 1984 के गैस ट्रेजेडी से ही वर्ल्ड वाइड जानते हैं। उसे चेंज करते हुए हम क्यों ना भोपाल की जो रीब्रांडिंग करें और उसको एक टूरिस्ट हब के तौर पे प्रमोट कर सकें। और अगर आप देखेंगे भोपाल का जो पूरा नेचुरल जो लैंडस्केप है वो यूरोप के तर्ज पे ही है ऑलमोस्ट, तो वैसा ही अगर हम उसको प्रमोट करते हैं तो एक बहुत आवश्यकता बनती है। और मुझे लगता है कि इसकी सबसे बड़ी आवश्यकता इसलिए भी क्योंकि इससे रोजगार सृजन भी होगा। हमारे जो स्थानीय रहवासी हैं उन्हें यही काम मिलेगा, उन्हें दूसरे शहर जाके वहाँ की रिसोर्सेज में अपना शेयर लेने की आवश्यकता नहीं है। हम अपने शहर में ही रह के, अपने घर वालों के साथ रह के ही अपने शहर और अपने देश की तरक्की में
अपना योगदान दे सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगले सवाल के साथ मैं आपके पास वापस आऊंगी। शिवाकांत सर, आपके पास आ जाती हूँ। इतिहास के पन्नों में, जैसा कि स्पर्श जी बता रहे थे, भोपाल कई मायनों में दर्ज हो चुका है। इतिहास की बात करते हैं, पुरातत्व की बात करते हैं, ये दोनों में समानता है और भिन्नता है तो कैसी? देखिए, इतिहास को प्रमाणित करने का जो काम करता है वो पुरातत्व करता है। कई बार क्या होता है, हमारे पास साहित्यिक साक्ष्य लिखे हुए होते हैं, आप किताबें पढ़ेंगे, लेकिन उनको पुरातत्व की दृष्टि से प्रमाणित करना बहुत आवश्यक होता है। कई बार क्या होता था कि जब पुराने शासक होते थे, वहाँ पे उनके दरबारी इतिहासकार होते थे, वो कोर्ट हिस्टोरियन जो होते थे वो राजा के हिसाब से इतिहास लिखते थे। ऐसा जरूरी नहीं कई बार वो सारी चीज़ें बिल्कुल सही हों। तो उन चीज़ों को प्रमाणित करने का जो काम करता है वो पुरातत्व करता है। तो पुरातत्व के माध्यम से इतिहास का निर्माण होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि पुरातत्व के प्रमाणित करने के उस विधा के, उसकी अलग अलग विधाएं होती हैं, उसके माध्यम से जो चीज़ें इतिहास में दर्ज हैं उनको देखने की कोशिश करती हैं। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी पुरातत्व के माध्यम से प्रकाश में आती हैं जो इतिहास में दर्ज नहीं है। ओके, उदाहरण के लिए जैसे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि मानव का जो विकास क्रम है वो आपको किसी इतिहास की पुस्तक में नहीं मिलता है। सही। इसका जिक्र मैं करूंगा कि हम लोग इस दृष्टि से बड़े भाग्यशाली हैं, मध्य प्रदेश फिर से बात करता हूं, कि यहीं से कुछ दूरी पे नर्मदा वैली है, जिसमें हथनौरा नाम की एक जगह है। वहाँ से 1982 में अरुण सोनकिया जी को एक ह्यूमन स्कल मिला, जिसे पहले वैज्ञानिकों ने कहा कि ये होमो इरेक्टस है, लेकिन बाद में फिर इसका नॉमेनक्लेचर चेंज हुआ और इसे होमो सेपियंस में रखा गया। ये अपने समय में जो मिला, ये सबसे पुराना मानव अवशेष था जी। तो ये कहीं किताबों में दर्ज नहीं है कि यहाँ मिलेगा। ये क्या थी, एक डिस्कवरी थी। ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं कि जो हमको पता लगता है कि वो चीज़ें किताबों में तो कहीं नहीं मिलती। मतलब पुरातत्व आसान भाषा में खोज जैसा है। और ये खोज है, और खोजी प्रवृत्ति या जिज्ञासु व्यक्तियों के लिए ही ये बड़े, मतलब जैसे खोजी पत्रकारिता नहीं होती, इसीलिए वो है। तो इसमें उस तरह के भी लोग प्रायः आते हैं कि जिनकी एक प्रवृत्ति होती है कि नहीं, हमको ढूंढ के निकालना है ना। जैसे कहते हैं ना कि जो पुरातत्ववेत्ता होता है वो कहता है कि गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम कर रहे हैं। तो हम गड़े मुर्दे उखाड़ते नहीं है, हम गड़े मुर्दों को उखाड़ते हैं और उन मुर्दों से उनका इतिहास बुलवाते हैं। अच्छा, बुलवाते हैं। तो वो बताता है कि वो क्या है, जब मिलता है तो वो क्या है। तो ये इस तरह की चीजें पुरातत्व में होती है। बड़ा रोचक और रोमांचक विषय है पुरातत्व। ये दर्शकों को बहुत मजा आ रहा होगा सुनने में, तो सुनने का ही काम नहीं करना है, सवाल भी तो करने हैं। 07552660049 1800233040 टोल फ्री नंबर लगाइए या लैंडलाइन नंबर से हमसे संपर्क कीजिए। समय बीतता चला जा रहा है और समय की बहुत कीमत है, मैं हमेशा बोलती हूँ। स्पर्श जी, जिस तरह से सर बता रहे थे कि एक जुझारू प्रवृत्ति होनी चाहिए, क्या एक व्यवस्थित करियर को छोड़कर आपके मन में ये ख्याल आया कि मैं बताऊंगा कि अपने भोपाल से, अपने शहर से प्यार करो? ऐसा कुछ था अचानक से? क्योंकि तकरीबन 2 साल ही हुआ है अभी इस ब्रांड को अस्तित्व में आए, और मध्य प्रदेश के लोगों की जबान पर चढ़ चुका है कि आई लव भोपाल कैंपेन शुरू करने वाले स्पर्श द्विवेदी भोपाल में रहते हैं। जी देखिए, इसका क्यों हमें इसकी आवश्यकता लगी, सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि हमें कहीं ना कहीं हर भोपाली के दिल में बात थी कि भोपाल में और भी बहुत चीज़ें हो सकती हैं। काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं हैं, पर कहीं ना कहीं हमें लगता था कि क्या ऐसी चीज़ें जो उसको रोक पा रही है कि जो संभावनाएं पूरी नहीं हो पा रही हैं, अवसर आ नहीं पा रहे हैं। और पिछले साल अगर आप देखते हैं तो जब प्रवासी भारतीय दिवस हुआ, और हमारे लिए काफ़ी एक अच्छी बात रही कि वो मध्य प्रदेश में हुआ। पर ये चीज़ रही कि अगर किसी और प्रदेश में होता तो वहाँ की राजधानी में होता, पर हमारे पास हमारी राजधानी ना होकर किसी और शहर चला गया। कारण क्या था? ये कारण ये, अब जब हमने हमारे जनप्रतिनिधियों से बात करी, जब हम लोगों ने बाकी अफसरों से बात करी, तो पता चला कि भोपाल में जो रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहाँ पे नहीं मौजूद था। यानी कि अगर हम देखें तो एक ऐसा कन्वेंशन सेंटर जहाँ पे 3-4 हज़ार लोगों को बैठाया जा सके, उसकी आवश्यकता यहाँ पे पूर्ण नहीं थी। तब हमने फिर एक पूरी यहाँ पे गठित किया, सोशल मीडिया कैंपेन चलाई, लोगों को जोड़ा, और लोगों को सबसे पहले अवेयर करना बहुत ज़रूरी है कि भाई आप अपने शहर से प्यार करें, क्योंकि हम बहुत एडमायर करते हैं, लंदन ऐसा है, पेरिस ऐसा है, न्यूयॉर्क ऐसा है, दूसरे शहर ऐसे हैं, पर जब मैं अपने शहर को ही वैसा बना सकता हूँ तो क्यों मैं फिर दूसरों को उतना एडमायर करूँ? मैं पहले अपने शहर को ही वैसा बनाऊँ, जब मुझे रहना यहीं है, ये मेरी कर्म भूमि जन्मभूमि दोनों है, हम उसको क्यों ना बनाएं।
तो हमने कुछ मांगे उस पर रखी, जिसमें कोर 2-3 मांगे जो मैं अगर आपको बताऊं, आपसे शेयर करूं। सबसे पहले हमने बोला कि भोपाल में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर होना चाहिए। उसकी आवश्यकता है इसलिए भी, अगर हम देखें हम सेंट्रली लोकेटेड हैं, तो अगर हम देखें तो राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई भी कन्वेंशन का आयोजन होता है वो भोपाल में किया जा सकता है। तो 5,000 10,000 लोगों का कन्वेंशन सेंटर जब भोपाल आता है तो बड़े बड़े राष्ट्रीय आयोजन भोपाल में आएंगे, जो अपने आप में भोपाल में अपॉर्चुनिटीज खोलेंगे। दूसरी बात हमने बोली, हम समतल जगह, हमारे पास कोई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम नहीं है, और मुझे लगता है कि भोपाल में एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम होना, और आज अगर आप देखते हैं आईपीएल हुआ या कोई भी मैचेस हुए, अपने आप में मनी चर्नर है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज बन जाती है। तीसरा, इन सब चीजों को जोड़ने के लिए और टूरिज्म को प्रमोट, जैसे सर ने बताया कि ये सारी चीज टूरिज्म को भी बढ़ाती है, तो हमें लगता है कि यहाँ पे उसके लिए टूरिस्ट हब का क्रिएशन भी भोपाल का होना चाहिए, जिसके लिए फ्लाइट कनेक्टिविटी बेहतर होना आवश्यक है। बिल्कुल सही बात है। पुरातत्व के संरक्षण की अगर मैं बात करूं, वर्तमान में किस तरह की गतिविधियां संचालित की जा रही हैं, उसके संचालन, उनके संरक्षण के लिए किन विशेष चीज़ों पर काम किया जा रहा है? देखिए, देश में हमारे पास हजारों की संख्या में स्मारक हैं जिनकी देखरेख का काम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण करता है, और संरक्षण का काम लगातार काम है। मतलब जो देख रेख होती है ना, जैसे हम अपने शरीर की देख रेख करते हैं, लगातार हमको देख रेख करनी होती है। लोग होते हैं ना फिटनेस के लिए, फिटनेस में नहीं होता नहीं, हम अपने शरीर को स्वस्थ रखेंगे। उसी तरह से जो स्मारक होते हैं ना, वो भी बीमार होते हैं, उनको भी ठीक उसी तरह से ज़रूरत होती है जिस तरह से हमारे घर के हमारे बुजुर्ग होते हैं, हमारे मदर फादर होते हैं, हमारे दादी दादा होते हैं, डॉक्टर के पास ले जाते हैं ना, तो उन चीज़ों को ठीक करने का काम जो होता है वो कंजर्वेशनिस्ट करता है, संरक्षण के विशेषज्ञ लोग करते हैं। और वो एक काम एक दिन का काम नहीं है, वो लगातार काम है, क्योंकि स्मारक हजारों साल से हैं। आज हमारी जो बिल्डिंग्स बनती हैं सीमेंट से, इससे, सरिये से, ये सब बिल्डिंग्स तो उस समय ऐसे नहीं बनती थी ना। उनका जो निर्माण की जो सामग्री थी वो बिल्कुल अलग सामग्री थी। आज की तारीख में वो सारी सामग्री को जुटाना और उस पर काम करना और उस तरह से करना, तो देखिए संरक्षण का काम बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। आप देखें हमारे जितने भी स्मारक हैं, सांची का स्तूप आज भी है, खड़ा हुआ है। आपको लगता है कि भीमबेटका देखने जाते हैं तो भीमबेटका का संरक्षण कार्य लगातार जारी रहता है। वहाँ पे डस्टिंग को, बाकी चीज़ों को, सब चीज़ों को ठीक से नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, इसी तरह से आप देख लीजिए, खजुराहो के मंदिर देख लीजिए। खजुराहो के मंदिर हजारों साल से हैं, वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हैं, हजारों लोग देखने आते हैं। तो उनके संरक्षण का काम लगातार ठीक तरीके से किया जाता है और चल रहा है। एक सवाल जोड़ लेती हूँ, आपने बहुत खूबसूरत बात कही, संरक्षण का काम सिर्फ सरकारों का या पुरातत्वविद का नहीं है। एक सवाल, और मुझे लगता है ये सलाह के तौर पर आप दर्शकों को बताइएगा कि जब हम ऐसी जगहों पर विजिट करते हैं, खजुराहो या इस तरफ भीमबेटका या ऐसी जगहों पर, लोग ना उनकी रक्षा करना, उनकी सुरक्षा करना, ये ना तरीके होते हैं जीने के, जैसा कि आपने सिखाया कि अपने शहर से प्यार करो, वो उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, फिर चाहे उस पे कुरेदना ही क्यों ना हो। मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों को बताइए उनके उसके संरक्षण हमारे लिए। देखिए, एक पहली चीज ये है कि आपको एक उदाहरण देता हूँ कि हम लोग जब अपना घर बनाते हैं ना, तो अपने घर के सामने एक बड़ी सी नेम प्लेट लगाते हैं, है ना? ये सदन, ये सदन, ये सदन, अपना नाम, बच्चों का नाम और तो पत्नी का नाम, बहुत सारे, कई लोग तो बहुत सारे रिश्तेदार का, कि ये मकान हम लोगों ने बनाया। अब आप किसी स्मारक पे जाइए, किसी स्मारक पे कहीं आपको लिखा हुआ दिखेगा कि ये किसने बनाया? नहीं दिखेगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जाते हैं तो उसमें नाम लिखते हैं। तो मेरा ये कहना है कि हम लोग इन स्मारकों के संरक्षण में कुछ छोटी छोटी चीजें करके भी बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं, जिससे सरकार की बहुत सारी जो मेहनत है बचेगी। जैसे जा रहे हैं ना, अगर आप किसी दूसरे को भी लिखते हुए देख रहे हैं ना, तो आप झिझकिए मत, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए। मैं झगड़ा करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट कीजिए कि सर इस पे मत कीजिए। आप जा रहे हैं ना, देखते हैं ना कि वहाँ पे डस्टबिन रखे होते हैं, सही, आप कचरा उसके अंदर डाल दीजिए। कई बार क्या होता है कि जो रिमोट में स्मारक होते हैं वहाँ पे डस्टबिन नहीं होता है। तो इसका तात्पर्य नहीं कि सरकार ने डस्टबिन नहीं रखा है या किसी एजेंसी ने नहीं रखा है तो हम कचरे को फैलाएंगे। आप छोटी सी कपड़े की थैली साथ में ले जाइए या छोटा सा कोई भी कैरी बैग ले जाइए। जब आप पिकनिक मना लेते हैं, खाना खा लेते हैं, तो सारा एक उसमें इकट्ठा कर लीजिए और बाहर आके जहाँ पे उसमें डस्टबिन आपको दिखता है उसमें डाल दीजिए। फिर एक और काम आप कर सकते हैं, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के स्मारक है, वहाँ पे एक बड़ी समस्या होती है एनिमल्स की। बकरी, गाय, भैंस, ये सारे मॉन्यूमेंट्स पे चढ़ जाते हैं छोटे छोटे से, है ना? उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि जैसे स्कूल के बच्चे हैं या कोई जन सामान्य भी है, आप उनको वहां से हटा सकते हैं। अच्छा। उनकी पिटाई लगाने की बात नहीं है, लेकिन उनको धीरे से वहां से हटा सकते हैं। वो उसके ऊपर गोबर नहीं करेगा, वो उसके ऊपर यूरिन नहीं करेंगे। इनका जो केमिकल रिएक्शन होता है ना, वो स्मारकों को बहुत खराब करता है। तो इस तरह की बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिसमें आपको किसी से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है।
हाँ। किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, एक आप स्वयं काउंटर से। क्वेश्चन और बन गया, जी। क्योंकि हम शहर की बात कर रहे हैं स्पर्श जी, आपके पास भी उस सवाल का आधा हिस्सा लेकर आऊंगी मैं। ऐसा आपके अनुभव अनुसार ऐसे कौन से शहरवासी या ग्रामवासी हैं जिन्होंने अपनी विरासत को संभालने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा? आपको जो बोलते ना, आपके अनुभव से आपने बोला हो कि यार ये खजुराहो जो स्थल है ना, वहाँ के लोगों का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है उनके संरक्षण में जब वो विजिट करने आते हैं। देखिए, आज ये जो स्मारक जो बचे हुए हैं ना, जो आसपास के गांव के लोग हैं, हाँ, उन्हीं के कारण बचे हुए हैं। बेसिकली तो वो उन्हीं का अधिकार है, हाँ, ठीक है ना। हम लोग कस्टोडियन हैं, हम लोग देख रेख करते हैं। तो बहुत सारे लोग जो हैं, मतलब जैसे खजुराहो के आसपास है, खजुराहो के जो लोग हैं बहुत अच्छे लोग हैं, वो लोग बहुत अच्छा काम करते हैं मॉन्यूमेंट को बचाने के लिए। हाँ, आप भीमबेटका की जो गुफाएं हैं, हाँ, उसके आसपास भी जो पहले, तो अभी तो फॉरेस्ट के विलेजेस हट गए, लेकिन जो पहले वन ग्राम होते थे उन लोगों ने भी बचा के रखा। भोजपुर आप देख लीजिए, इस तरह से किसी भी स्मारक को देख लीजिए, क्योंकि देखिए जब स्मारक बना होगा ना, तो उसके पास पहले से आबादी रही होगी उस स्मारक को चलाने के लिए, उसकी व्यवस्था करने के लिए। जैसे कहीं पे कोई बड़ा मंदिर है, बड़ा संस्थान होता है ना, तो उसके आसपास बहुत सारी व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए चीजें होती हैं। तो ये सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन, और बिना लोगों के कंट्रीब्यूशन के स्मारकों को नहीं बचाया जा सकता। इसका बेहतरीन उदाहरण हमारे साथ में ही बैठे हुए हैं। जी। बिना कंट्रीब्यूशन के आप किसी भी ब्रांड को आगे नहीं ले जा सकते। अगर लक्ष्य को साधना है तो काफिला तो बनाना होगा, और इस काफिले के लिए लेट्स ब्रांड भोपाल शुरू किया गया था। 2 साल में किस तरह की चुनौतियां आई, और लोगों को इकट्ठा करना, उनको ये समझाना कि अपने शहर से प्यार करना है तो इन बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना होगा। क्या थी वो चुनौतियाँ और क्या थी वो पहले? देखिए, मैं शिवकांत जी की बात को आगे बढ़ाते हुए अगर देखूं तो सबसे पहली बात, हम बात हमेशा ये करते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, पर हम ये बात नहीं करते कि हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या हैं। तो हमें हमारी ड्यूटीज़ के बारे में भी जागरूक होना बहुत आवश्यक है। और एक नागरिक की फंडामेंटल ड्यूटी है, जैसे सर ने बताया कि जो भी हमारे पास पुरातत्व की चीज़ें हैं, जो भी हमारे पास ये हैं, इनको हमें बचाना है, इन्हें हमें सहेजना है। उसी तरह से ये भी हमारी ड्यूटी है कि भाई हम अपने शहर के विकास में क्या योगदान दे रहे हैं। तो जब तक जन भागीदारी या नागरिकों का योगदान नहीं होगा, कोई भी सरकार अपनी पूर्ण क्षमता के साथ उस कार्य को नहीं कर सकती है। और हमारे पास उसका जीवंत उदाहरण है हमारे ही प्रदेश में इंदौर, जहाँ पे अगर आप देखते हैं जन भागीदारी के साथ लगातार 7 वर्षों से वो स्वच्छता में नंबर 1 आ रहा है। बिल्कुल सही। और ये सबके लिए एक रोल मॉडल है, क्योंकि वहाँ पे जब तक जन भागीदारी नहीं होगी, लोग इस चीज़ से नहीं हो सकते। और उसी से प्रेरणा, अगर मैं बात करूँ, हमें प्रेरणा भी लेना चाहिए और एक हेल्दी कंपटीशन भी होना चाहिए, जिसमें हम ये बात करेंगे कि क्यों ना भोपाल में भी, जब हम राजधानी है, तो हम वैसी कुछ गतिविधियाँ करें। तो मैंने लोगों को जोड़ा, लोगों को इससे अवगत करवाया कि भाई भोपाल में भी आज हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारी हैं जिनको हम आगे बढ़ा सकते हैं। और कहीं ना कहीं लोगों के मन में, जैसे मैंने आपको बताया, इस चीज़ के बारे में था कि हाँ, हमें भोपाल को आगे बढ़ाना है, पर एक कहीं कोई मुहिम नहीं मिल रही थी। तो हमने लेट्स ब्रांड भोपाल की मुहिम की शुरुआत करी। और मुझे इस मामले में बहुत अच्छी बात ये लगी कि जितने हमारे व्यापारी संगठन थे, भोपाल के जितने एसोसिएशंस थे, वो आगे आके सामाजिक संगठनों ने, भोपाल के अलग अलग विधाओं के लोगों ने जुड़ के इसमें अपना योगदान दिया। उसी के साथ साथ जनप्रतिनिधियों ने भी इस बात को आगे प्रेषित किया और आगे इस बात को बढ़ाया, यानी कि पॉजिटिवली हर चीज़ को लिया गया। पर यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ, जैसे सर ने बताया कि आवश्यकता है कि एक ऑनगोइंग एक्टिविटी बनी रहे। देखिए, एक दिन का ये काम नहीं है, इस काम को ऑनगोइंग हमें करना पड़ेगा। और हमें एक विजन लेके चलना पड़ेगा कि 2030 तक, 2035 तक हम भोपाल को कैसा देखना चाहते हैं। अगर मैं बोल दूं कि कल भोपाल ऐसा हो जाएगा, तो नहीं होगा, उसके लिए एक लंबा समय लगेगा। पर जब तक लोग अवेयर नहीं होंगे, जैसे सर ने बताया, एक बहुत सिंपल सा उदाहरण है, हम उसको, जैसे भोपाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कैंपेन चलाया था, कैरी योर ओन बैग, CYOB। तो आप कहीं भी जा रहे हैं, टूरिस्ट प्लेस पे जा रहे हैं, पब्लिक प्लेस पे जा रहे हैं, आप अपना खुद का थैला लेके जाए। भाई, जो भी अगर आपको कचरा रखना है आप उसमें रखें। घर आके आप अपने पास आजकल सूखा कचरा, गीला कचरा, आप उसमें डालें। तो क्यों ना हम लोगों को ये प्रेषित करें, ये आगे बढ़ाएं कि भाई इसी तरह आप अपने शहर में भी क्या योगदान दे सकते हैं। और जब कोई जनप्रतिनिधि आपसे मिले, आप उनसे ये अवश्य पूछें कि भोपाल के लिए हम क्या योगदान दे रहे हैं। भोपाल में स्टेडियम कब आने वाला है, टेस्ट मैच हम कब देखने वाले हैं, IPL हम कब देने वाले हैं, भोपाल में कन्वेंशन सेंटर कब बनने वाला है, भोपाल में स्पेशल इकोनॉमिक जोन कब बनने वाला है। क्योंकि जब तक किसी शहर में इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी, इन्वेस्टमेंट्स नहीं आएंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते। और इसकी शुरुआत आगे भी हम देखें तो दूसरे शहरों तक भी जानी है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही, बहुत बड़ी बात कर दी है। दर्शकों, आपने गौर किया होगा तो जनप्रतिनिधियों से आपने उल्लेखित किया इस बात को, अपने जिम्मेदार लोगों से सवाल कीजिए कि जो चीज़ें आप चाहते हैं, विकास की श्रेणी में हम किस पायदान पे हैं,
हम आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, क्या उठाए जाने चाहिए, अपनी बात भी रखिए और उनसे सवाल के जवाब भी लीजिए। सर वापस आपके पास आ जाती हूँ। जैसे हमारे साथ स्पर्श द्विवेदी जी, एक युवा वर्ग की कैटेगरी में एक ऐसा व्यक्ति जिसने एक मुहिम चलाई, एक अलख जगाई लोगों के अंदर और काफिला बनता चला गया। ऐसे युवा, आप एक जागरूक होते हैं, जो युवा होते हैं, एक रोचक गतिविधि है दरअसल पुरातत्व, मुझे ऐसा लगता है। तो कितने प्रतिशत युवा होंगे जो आपके पास आते हैं वो जानने के लिए कि इमारत कितनी पुरानी है, इस खंडहर से क्या क्या निकला था? ये मैं बहुत सामान्य जो लोग सवाल करते हैं उसी तरह से फ्रेम किया मैंने इस सवाल को। जी जी, देखिए पहले की तुलना में पुरातत्व के प्रति लोगों की रुचि काफ़ी बढ़ी है। हाँ। और जब से मीडिया में पुरातत्व की बातें आने लगी और हमारे यहाँ पिछले कुछ वर्षों में कुछ बड़े फैसले भी पुरातत्व को केंद्र में रखकर हुए, उसके बाद क्या हुआ कि लोगों की जो रुचि है अचानक से बहुत ज़्यादा है। अभी हम लोगों के पास बहुत लोग आते हैं इसमें करियर गाइडेंस के लिए कि हम कैसे आर्कियोलॉजिस्ट बन सकते हैं, किस तरह से चीज़ों को खोज सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे मेरी अभी कार्यक्रम शुरू होने से पहले स्पर्श जी से बात हो रही थी, तो मुझे इनका कैंपेन बहुत अच्छा लगा और मैंने इनसे यही रिक्वेस्ट किया कि आप अपने कैंपेन में हेरिटेज को जरूर शामिल करें, और वो कर भी रहे हैं। जैसे इनका लोगो है आई लव भोपाल ना, वो हार्ट वाला जो है, उसके अंदर कोई छोटी सी चीज अगर हेरिटेज की फिक्स हो जाए, कुछ इस तरह से हो जाए, वो ब्रांडिंग करेगी हमारे अपने शहर की, अपने शहर की ब्रांडिंग करेगी। तो ये जो चीज़ें हैं ये बड़ी मतलब है कि अभी पिछले मतलब पहले तो कहें कि पुरातत्व को माना जाता था नीरस विषय है, इसमें कोई रस नहीं है, लेकिन पिछले 10-15 सालों से इसमें ज़्यादा रस लोगों को आने लगा है। ठीक है ना, लोगों की उत्सुकता बढ़ने लगी है, देश में बड़े बड़े संस्थान इस मामले में खुलने लगे हैं। तो ये सारी चीज़ें अब हो रही हैं और हमको हमारी जो विरासत है उसके प्रति जरूर जागरूक रहना चाहिए, क्योंकि इसमें एक चीज़ आपको ये समझने की ज़रूरत है कि हमारे यहाँ जितने भी बड़े आयोजन होते हैं, G20 से लेके जितने भी आयोजन, सब किसी न किसी महत्वपूर्ण पूरा स्थल पे ही हुए हैं। जैसे खजुराहो हो गया, सारनाथ हो गया, ये बड़े भुवनेश्वर हो गया। मध्य प्रदेश का पर्यटन विभाग पूरी कोशिश ये करता है, दूरदर्शन परिवार समय समय पर आपको अलग अलग जो सेगमेंट होते हैं हमारे कार्यक्रम में उसमें बताता है कि मध्य प्रदेश कितना खूबसूरत है और जगह जगह पर जाकर समय निकालकर विजिट भी करें ताकि ये जो इच्छाएं हैं वो बनी रहें। एक सवाल और आपसे ले लेती हूँ, क्योंकि युवाओं का जिक्र हुआ था और मैंने पूछा भी था कि रुझान कैसा होता है युवाओं का। रुझान होगा, रुचि होगी, तभी शायद वो करियर की तरफ भी बढ़ेंगे कि मैं भी तो पुरातत्वविद हो सकता हूँ। जहाँ शिवाकांत सर जो जानकारी मुझे दे रहे थे, मैं भी तो वो जानकारी जुटा सकता हूँ, दे सकता हूँ। उसके लिए विधिवत शिक्षा लेनी होगी। किस तरह के आयाम है मध्य प्रदेश में पुरातत्व को लेकर? देखिए, मध्य प्रदेश में कुछ चुनिंदा विश्वविद्यालयों में पुरातत्व विषय की पढ़ाई होती है, जिसमें विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन, उसका नाम सबसे पहले इसलिए लेता हूँ कि मैं भी वहीं से पढ़ा हूँ और वहाँ से एक बहुत बड़े आर्कियोलॉजिस्ट निकले जिनका नाम है डॉक्टर VS वाकणकर, विष्णु श्रीधर वाकणकर। मतलब उनके उल्लेख के बिना भारतीय इतिहास और पुरातत्व का काम अधूरा है। तो विक्रम विश्वविद्यालय है, उसके बाद आपका जो ग्वालियर विश्वविद्यालय है और रीवा विश्वविद्यालय है, सागर विश्वविद्यालय है। यहाँ पे जो विश्वविद्यालय है यहाँ पे पुरातत्व की पढ़ाई होती है, चुनिंदा जगह है यहाँ पे इसकी पढ़ाई होती है। और इसको पढ़ने के बाद आप अपना आर्कियोलॉजी में करियर बना सकते हैं। ठीक है। तो BA के बाद आपको करना होता है या किसी भी ग्रेजुएशन के बाद करना होता है। लेकिन इसके कुछ स्पेशलाइज्ड कोर्स भी अलग अलग दूसरे शहरों में उपलब्ध हैं। जैसे डेक्कन कॉलेज एक बड़ा नाम है, वहाँ पे आप इसकी पढ़ाई कर सकते हैं। वहाँ पे आर्कियोलॉजी की हर विंग के अलग अलग सेपरेट हैं। फिर उसके बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का अपना एक बड़ा इंस्टीट्यूट है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी। वहाँ पे एक जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है उसके माध्यम से आप उसमें प्रवेश ले सकते हैं। उसमें सीटें कम होती हैं और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आप वहाँ पे प्रवेश लेते हैं तो सरकार रहने की व्यवस्था भी करती है और साथ में आपको स्टाइफंड भी देती है। मतलब पुरातत्व की पढ़ाई के साथ साथ आपको जेब खर्च भी मिलता है। और दिल्ली जैसे शहर में रहने की सुविधा और जेब खर्च अगर मिल जाए तो बड़ी बात है। और उस संस्थान से देश के बड़े बड़े आर्कियोलॉजिस्ट निकले, मैं भी वहीं से पढ़ा। बिल्कुल, मैं इस पर डिटेल आपसे जानूंगी, लेकिन दर्शकों को जरूर बताना चाहूंगी कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ये पूरी कोशिश करी, जैसे कि एक योजना थी सीखो और कमाओ, उसमें भी स्टाइपेंड दिया जा रहा था। तो ऐसी तमाम योजनाएं हैं, बस थोड़ी सी जानकारी की जरूरत है। वही कि सवाल करो कि कैसे सुविधाएं मिल सकती हैं। इसमें थोड़ा सा और विस्तार से बता देते हैं, क्योंकि हमारे दर्शक आपको लगातार सुन रहे हैं, देख रहे हैं। तो कौन से कोर्सेस हैं और एंट्रेंस के लिए, अगर प्रवेश परीक्षा के लिए, प्रवेश परीक्षा के जरिए होता है क्या? देखिए,
अब तो लगभग सारे विश्वविद्यालयों ने इसके लिए एक प्रवेश परीक्षा आयोजित करना प्रारंभ कर दिया है। ठीक है। तो उसमें मार्क्स के आधार पर प्रवेश होता है, लेकिन अभी भी कुछ विश्वविद्यालय हैं जहाँ पे आप सीधे भी प्रवेश ले सकते हैं। इसमें जो वो लोग डिग्री देते हैं वो प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विषय की डिग्री होती है, जिसमें स्पेशलाइजेशंस होते हैं। पुरातत्व का भी होता है, उसमें इपिग्राफी भी पढ़ाई जाती है। देखिए इपिग्राफी कौन सी चीज़ है, जब आप कहीं जाते हैं तो आपको पुराने अभिलेख मिलते हैं देखने के लिए। तो पुराने अभिलेख को पढ़ने वाला जो व्यक्ति होता है वो इपिग्राफिस्ट कहलाता है। जैसे ब्राह्मी है, खरोष्टी है, नागरी है, सिद्ध मातृका, ये लिपियाँ हैं। जैसे आप लोग सांची गए होंगे तो सांची के जो स्तंभ हैं, पिलर हैं, जो वहाँ पे छोटे छोटे, जो मैं उसको तकनीकी भाषा में जैसे हम लोग वेदिका बोलते हैं, लेकिन मैं कहूँ कि जो चारों तरफ बाउंड्री वाल बनी हुई स्तूप के बड़े बड़े पत्थर के, उसमें बहुत सारे अभिलेख हैं ब्राह्मी लिपि में। उसको भी पढ़ने के लिए विशेषज्ञ होते हैं, उसका भी स्पेशलाइजेशन होता है। उसके बाद पुरातत्व का स्पेशलाइजेशन होता है। फिर पुरातत्व में भी अपनी अलग अलग विधाएं हैं, उसमें प्री हिस्ट्री अलग है, प्रोटो हिस्ट्री अलग है, हिस्ट्री अलग है। तो इसमें अलग अलग विधाएं हैं जिसमें आप अपना स्पेशलाइजेशन चुन सकते हैं, अपनी विषय की विशेषज्ञता चुन सकते हैं। फिर आप उसमें आगे जा सकते हैं, काम करें। उसमें बहुत सारे लोग होते हैं जो आर्ट और आर्किटेक्चर में बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं कि ये मूर्ति कैसे बनी है, इसको कैसे बनाया गया, उनका ताल मान प्रमाण कैसे, मतलब कैसे मूर्ति निर्धारित होती है, वो लोग उसके विशेषज्ञ बन जाते हैं। तो उसमें पुरातत्व एक ऐसा विषय है जो दुनिया के हर साइंस के साथ रिलेटेड है, एसोसिएटेड है, और हर तरह का विषय उससे जुड़ा हुआ है। तो उसमें हर विषय के लोग आके अपना स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, ग्रेजुएशन के बाद उसकी पढ़ाई कर सकते हैं और अपना करियर चुन सकते हैं। शिक्षा की बात हो रही है तो मन में एक सवाल उठ रहा था स्पर्श जी के लिए करने के लिए कि समाज के क्षेत्र में आने के लिए, सामाजिक कार्य करने के लिए किसी तरह की शिक्षा की ज़रूरत नहीं होती, मुझे ऐसा लगता है। तो आप बता दीजिए कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा क्या रही और अचानक से सामाजिक कार्यकर्ता आप बन गए। देखिए, समाज सेवा के लिए सबसे पहली चीज़ तो मैं अगर आपको बताऊं, शिक्षा से ज़्यादा अगर हम देखें तो हमें जज्बा होना चाहिए। सही। जो सबसे एक महत्वपूर्ण बात है वो जज्बे की। और अगर मैं अपनी प्रारंभिक शिक्षा की बात करूं तो मैंने भोपाल से ही अपनी स्कूलिंग की। मेरा बीकॉम ऑनर्स भी मैंने एक्सीलेंस कॉलेज से ही किया, इंस्टीट्यूट फॉर एक्सीलेंस इन हायर एजुकेशन। फिर मेरा एमबीए मुंबई से रहा और स्टार्टिंग मेरा करियर भी वहीं से रहा। फिर 2013 तक वहाँ रहने के बाद फिर मैं वापस भोपाल आया और फिर मैंने यहाँ पे अपना बाकी का करियर पूरा किया। लेकिन कोविड के बाद मैं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी मैंने कार्य किया और अब भोपाल के लिए जैसे मैं कार्य कर रहा हूँ। और मुझे इसलिए भी लगता है कि भोपाल का जो इंटेलेक्चुअल कैपिटल है वो हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पे जो बच्चे पढ़ते हैं, जो यहाँ आते हैं, जो यहाँ रह रहे हैं, या जो भोपाल के रहवासी हैं। पर अगर हम देखें, अगर हम उन्हीं बच्चों को अपने साथ नहीं रख पाए क्योंकि उनको बाकी करियर अपॉर्चुनिटीज के लिए बाहर जाना पड़ता है, तो हमारे लिए एक इंटेलेक्चुअल ड्रेन है, क्योंकि वो जाता किसी और शहर में है, मध्य प्रदेश से बाहर जाता है, वो प्रॉपर्टी वहीं परचेज करता है, इन्वेस्टमेंट्स वहीं करता है, तो हमारा लॉस है। पर अगर वो यहीं रहेगा, अगर भोपाल का बच्चा भोपाल में, जबलपुर का बच्चा जबलपुर में रह के काम कर सके, तो आप सोचिए वो अपने प्रदेश के और अपने शहर के विकास में कितना योगदान दे सकता है। और तब जाके हम एक विकसित प्रदेश, विकसित भारत, विकसित भोपाल हम अपने आप करेंगे और वो रह के अपने घर वालों के साथ, अपनी वैल्यूज़ के साथ काम कर पाएगा। और आज जो दिक्कत बड़े बड़े महानगरों में हो रही है कि रिसोर्स शेयरिंग को लेके, अगर आप देखें मुंबई में 2 करोड़ के ऊपर, दिल्ली में 2.5 करोड़ के ऊपर लोग रह रहे हैं और आप देखेंगे जगह वहाँ पे 30-40 लाख लोगों के लिए, तो कैसे आप करोगे? तो हमें बाकी शहरों को डेवलप करना पड़ेगा। और मैं इसलिए मध्य प्रदेश शासन का भी धन्यवाद देता हूँ कि जो यहाँ पे अब सर्वांगीण विकास की तरफ कार्य कर रहा है। तो भोपाल में भी हम देख रहे हैं, बाकी जगहों पे भी चीज़ें हो रही हैं। और जो कि जैसे आई लव भोपाल कैंपेन सर ने एक बहुत अच्छा इनपुट दिया कि हम इसमें ही अगर कुछ चेंज करें, और मुझे सर के आइडिया से ही समझ में आया कि भाई हम इस हार्ट में अगर हम राजा भोज का एक वैसा स्टैचू टाइप ले सके तो उसमें कस्टमाइजेशन हो सकता है। बड़ी तारीफ आप कर रहे थे बहुत देर से भोपाल वासियों की, क्या खास है भोपाल के युवाओं में? देखिए, खास अगर मैं बात करूं भोपाल में, एक तो सबसे पहले एक जीत का जज्बा है लोगों में एक इस चीज़ का जज्बा है कि वो किसी भी चीज़ को लीड करना चाहते हैं। और कई बार लोग आते हैं वो ये पूछते हैं भाई भोपाल का खास क्या है। तो 4-5 जो खासियत है जो भोपाल में और भोपाल के लोगों की मैं अगर आपको बताऊं, सबसे पहली चीज़ अगर आप देखें भोपाल की हमारी जो खासियत है, हमारा बड़ा तालाब है जो कि 1000 साल पुरानी लेक है, हमारी सबसे बड़ी पुरानी चीज़ है। दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूँ तो भोपाल के लोगों का जो मिजाज है, कल ही मैं एक सोशल मीडिया पे पढ़ रहा था और आज सोशल मीडिया का बहुत बड़ा उल्लेख रहता है कि एक किसी व्यक्ति ने डाला कि अगर एक व्यक्ति को जीवन में बैंगलोर का वेदर मिल जाए, दिल्ली का खाना मिल जाए और मुंबई के लोग मिल जाए तो और क्या चाहिए। मैंने कहा ये तीनों चीज़ें भोपाल में मिल जाए तो आपको और क्या चाहिए। तो ये तीनों चीज़ें आपको हम भोपाल में उपलब्ध करा सकते हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो भोपाल में अगर हम खाने की भी बात करें तो ना ज़्यादा तीखा है, ना ज़्यादा आपका फीका है, बिल्कुल जो एक इंडियन टेस्ट है वो आपको यहाँ के खाने में मिल सकता है। इसी तरह का मिजाज भी भोपाल के लोगों में अगर आप देखें आज
भोपाल में मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे किसी एक प्रांत का बिल्कुल दबदबा नहीं है। यहाँ पे भोपाल या भारत अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश पूरे भारत का पूरा यहाँ पे एक तस्वीर है जहाँ पे हर प्रांत हर व्यक्ति आपको हर तरह का मिल सकता है। एक चीज मुझे याद आ गई, भोपाल भा से बना भोपाल, और भोपालवासी भा से ही भावनाओं से भरे हुए हैं। क्या यही कारण था कि जब आपने उन्हें प्यार की परिभाषा अपने शहर के साथ जोड़कर बताई तो वो इतने भावुक हो गए कि वो उस कैंपेन के साथ जुड़ गए और 2 साल में ही वो कमाल कर दिया? बताना चाहूँगी कई मायनों में भोपाल खास रहा, मध्य प्रदेश खास रहा। 7 बार कृषि कर्मण अवार्ड भी मिला। अगर इन अवार्डों से इतर बात की जाए तो परी बाजार की मैं बात करूँ या हमाम या बहुत सारी चीज़ें जो अलग अलग समय में गतिविधियाँ जो होती रहती हैं वो भोपाल को खास बनाती हैं। तो उस खासियत को अंदर तक उतार लेने वाला काम आपने कर दिया। देखिए, हो सकता है कि मैं उसका एक माध्यम रहूं, लेकिन लोगों में जो भावना थी वो बहुत ज़्यादा प्रबल थी। लोगों में और युवाओं में इस चीज़ की भावना बहुत थी। जैसे ही मैंने अगर आपको बताया, अभी हमने एक सिग्नेचर कैंपेन की भी शुरुआत की है, जहाँ हम कॉलेजेस में जाके सिग्नेचर कैंपेन ड्राइव कर रहे हैं कि ये हम अपने माननीय सीएम को यहाँ पे सौंपेंगे कि भाई भोपाल में एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम होना चाहिए। और जब स्टेडियम आप यहाँ पे युवाओं से बात करते हैं तो क्रिकेट स्टेडियम को लेके हर एक युवा बहुत एक्साइटेड रहता है। तो वो भावना लोगों में बाहर लाना और उस चीज़ को उजागर करना, और सबसे अच्छी बात क्या है कि शेयरिंग, लोग उसी चीज़ को सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हैं, लोग उस चीज़ को बता रहे हैं और हम उस सोशल मीडिया का एक सदुपयोग कर रहे हैं, ताकि हम लोगों को ये नहीं दिखा रहे कि भाई सोशल मीडिया पे आप दिन भर क्या कर रहे हो। हमने भोपाल को लेके रील्स बनवाई हैं, भोपाल में क्या क्या जगहें आप देख सकते हो, क्या क्या खा सकते हो। इसमें भोपाल के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने भी बहुत बड़ा योगदान दिया है, और जो दूसरे लोग हैं जो अपनी इन रील्स को शेयर कर रहे हैं वो भी इससे योगदान दे रहे हैं, ताकि हमारा ये इस पे आज की डेट में उद्देश्य है कि जो व्यक्ति आज तक भोपाल नहीं आया है वो टूरिज्म के लिए तो भोपाल आए एक बार, और एक बार जो आएगा वो जरूर दोबारा आएगा। एक सवाल बन गया मेरा, आप टूरिज्म की बात कर रहे हैं या आप सोशल मीडिया की अभी योगदान की बात की। सोशल मीडिया में इस तरह का कैंपेन जो आई लव भोपाल के लिए चलाया गया था, पुरातत्व के लिए भी तो चलाया जा सकता है। तो सोशल मीडिया में किस तरह की गतिविधियां आपके विभाग की तरफ से होती है? देखिए, हमारा जो विभाग है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, ये फेसबुक पे भी अवेलेबल है। उसके बाद हम लोग एक्स पे भी अवेलेबल हैं, और समय समय पे इस प्रकार की जो सूचनाएं हैं वो लोगों में इन माध्यमों से, सोशल मीडिया के माध्यमों से जाती हैं। समय समय पे यूट्यूब पे भी लाइव होता है, बाकी चीजें भी होती हैं। तो मैं और इस पर मैं विस्तार से बिल्कुल बात करने वाली, क्योंकि करियर से भी जोड़ दूंगी इस बात को। स्पर्शी जी, वो एक पहलू था कि अब भोपाल में बॉलीवुड के नज़रिए से भी देखा जा रहा है भोपाल को, तो क्या कहना चाहेंगे सलीम जावेद साहब के, अगर उस किरदार की बात करें, सूरमा भोपाली, या ऐसे तमाम किरदारों की हम बात करें जिसकी उपज भोपाल था, तो आज के समय में क्या पहलू है उसका, कितना रेलेवेंट होगा आज के समय? हम बात करते हैं सूरमा भोपाली या किसी भी इसमें अगर हम कैरेक्टर की, तो सूरमा भोपाली भोपाल की तासीर दिखाता है। और आज अगर आप देखें भोपाल, अगर हम देखें फिल्म टूरिज्म के हिसाब से भी एक बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है। कई फिल्म्स की शूटिंग भी भोपाल में यहाँ हो रही है, और हमारी जो अभी टीम हमने गठित की है भोपाल एक साथ टीम बेस्ट, उसका शॉर्ट फॉर्म हमने रखा है बेस्ट। तो उसके माध्यम से भी हम ये देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें आ रही हैं, वेब सीरीज़ आ रही हैं, या कौन सी ऐसी, अभी जैसे अभी एक नई वेब सीरीज़ आई है महारानी 3, जिसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें भी भोपाल की शूटिंग है। अभी आपको उसमें कुशाभाऊ ठाकरे हॉल दिखाया गया, लापता लेडीज, इस तरह की मूवीज भी आ रही हैं। तो हम इसको भी सोशल मीडिया पे प्रमोट करते हैं ताकि दूसरे लोगों को भी पता चले कि देखिए भोपाल में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। तो आज यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कई फिल्म की शूटिंग्स हो रही है, क्योंकि हम लोग बहुत अच्छी एक लोकेशन के तौर पे भी नेशनली उभर के आए, और अभी मध्य प्रदेश को भी यहाँ पे फिल्म टूरिज्म के लिए भी अवार्ड मिला हुआ है। तो ये भी अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज़ है। बिल्कुल सही। बातचीत को हम जारी रखेंगे, लेकिन छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आप कहीं मत जाएगा, जुड़े रहेगा नमस्कार एमपी के साथ। पौराणिक मान्यता है कि उज्जैन मंगल ग्रह की जन्मभूमि है। ऐसा भी माना जाता है कि मंगलनाथ के ठीक शीर्ष के ऊपर ही आकाश में मंगल ग्रह स्थित है। कर्क रेखा पर स्थित इस मंदिर को देश का नाभि स्थल भी कहा जाता है। ये महादेव 84 महादेव में 43वें महादेव हैं। मंगलेश्वर का भव्य मंदिर क्षिप्रा तट पर स्थित है। अंकपात के निकट क्षिप्रा तट के एक टीले पर मंगलनाथ का मंदिर है। मंगल को भगवान शिव और पृथ्वी का पुत्र कहा गया है। इसी कारण इस मंदिर में मंगल की उपासना शिव रूप में भी की जाती है।
वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय तस्मै स्कंद पुराण और मत्स्य पुराण के अनुसार मंगल ग्रह की उत्पत्ति यहीं से हुई है। संभवतः प्राचीन काल में मंगल ग्रह यहाँ से निकट से देखा जाता था। ज्योतिष अध्ययन के लिए भी ये स्थान उपयुक्त माना गया है। मान्यता ये भी है कि मंगल ग्रह की शांति के लिए इस संसार में मंगलनाथ मंदिर से बढ़कर कोई दूसरा स्थान नहीं है। देश में मंगल देवता के कई मंदिर हैं, लेकिन उज्जैन में इनका जन्म स्थान होने के कारण यहाँ की पूजा को खास महत्व दिया जाता है। मंगलनाथ मंदिर की जन्म कथा का उल्लेख स्कंद पुराण के अवंतिका खंड में मिलता है। स्कंद पुराण की कथा के अनुसार अंधकासुर नामक दैत्य ने भगवान शिव से वरदान पाया था कि उसके रक्त की बूंदों से नित नए दैत्य जन्म लेते रहेंगे। दैत्यों के अत्याचार से त्रस्त जनता ने मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की आराधना की। दैत्यों के अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए शिव और दैत्य अंधकासुर के बीच भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में धरती पर गिरी शिव जी के पसीने की बूंदों से धरती दो भागों में बट गई। इससे मंगल ग्रह की उत्पत्ति होने का उल्लेख मिलता है। शिव के आक्रमण से जख्मी दैत्य का रक्त इस नए ग्रह में समा जाने से भूमि लाल रंग की हो गई। दैत्य का विनाश करने के बाद शिव ने इस नए ग्रह को ब्रह्मांड में फेंक दिया। संसार भर से यहाँ लोग आते हैं, जिनके भूमि की कष्ट हो तो आते हैं, जिनको पुत्र नहीं होता तो यहाँ दर्शन करने आते हैं, जिनके विवाह में कष्ट होता है तो लोग यहाँ आते हैं और उनकी सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। और ये जो स्थान है, ये स्थान जो है रमणीय स्थान है, मंगल स्थान है। आज से बहुत पहले भी मंगल स्थान था, सिंधिया स्टेट के समय भी ये मंगल स्थान था और आज वर्तमान समय में लोकतंत्र है, इस समय भी इसका जो नव निर्माण किया गया है तब भी मंगल स्थान है। पूरे दुनिया भर के लोग आते हैं। तभी आप उज्जैन की तरफ थे, सबसे प्राचीन नगरी, महाकाल की नगरी, भरतरी गुफा की बात करूँ या ऐसी तमाम जगहों की, मैं उज्जैन से उठा लेती हूँ इस सवाल को सर। इतना खूबसूरत शहर, प्राचीन नगरी, तो किस तरह उज्जैन से ही थोड़ा सा आप मैं खुद उज्जैन का ही हूँ, वहीं से पढ़ा हूँ, बाय बाय। बिल्कुल। तो किस तरह की खासियत है उस जगह की मैं बात करना चाहूँ, प्राचीन नगरी कहा जाता है तो क्यों? देखिए, उज्जैन के बारे में जो कहा जाता है कि जो हमारे यहाँ 7 पुरानी प्राचीन नगरियाँ हैं, उज्जैन कंटिन्यू है। उज्जैन कभी उजड़ा नहीं, उज्जैन में कंटिन्यू ऑक्यूपेशन है। जब आप उज्जैन के गढ़ कालिका वाले हिस्से को देखेंगे, जिसका उत्खनन किया गया था, उस उत्खनन से हम लोगों को 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से वहाँ के शहर की बसाहट के अवशेष मिलते हैं। और उसके पहले हम लोगों को वहाँ से चालकोलिथिक कल्चर, मतलब ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता के अवशेष मिलते हैं, जो 3500 साल पुरानी थी। तो वो पूरी एक अनवरत यात्रा जो चली आ रही ना, फिर वो यात्रा आती रही। अब उसमें क्षिप्रा नदी में बाढ़ आती थी, पूरा शहर जो क्षिप्रा नदी के किनारे था। हम लोगों का जो व्यापार था वो रोमन लोगों से के साथ भी था। नदियों के, छोटी नदी फिर बड़ी नदी से जुड़ती, फिर समुद्र से जुड़ती, उस माध्यम से था। और हम लोगों को इसके सारे अवशेष भी मिले। तो उसमें क्या हुआ, हमको वहाँ से मौर्यकालीन अभिलेख मिले। जो अवंती महाजनपद था, उसकी उज्जैनी राजधानी हुआ करती थी। और उसके बाद में भी उज्जैनी का एक बड़ा हिस्सा जो रहा, लगातार मतलब कहें सिंधिया राजवंश तक आते आते उज्जैनी का महत्व अपना लंबे समय तक रहा। वो एक राजधानी नगर हुआ करता था। जब अशोक थे, मौर्य सम्राट अशोक विदिशा के गवर्नर थे, उस समय जो उनकी पत्नी थी, जिनका नाम सीता था, उन्होंने एक सीता नहीं, देवी नाम था उनका, उन्होंने एक बड़ा स्तूप बनवाया वहाँ पे। उसके अवशेष हैं, जिसको हम लोग वैश्या टेकरी के नाम से जानते हैं। बहुत बड़ा स्तूप है। रंजीत हनुमान से वहाँ के प्राचीन ब्राह्मी के अभिलेख मिले हैं, जो वहाँ के संग्रहालय में रखे हुए हैं। इस तरह की बहुत सारी चीजें जो हैं। तो मैं कहता हूँ उज्जैनी सर्वेक्षण, आपने एक वर्ड यूज किया था उत्खनन का, अगर मैं इसी पर एक सवाल रख दूं आपसे कि सर्वेक्षण और उत्खनन किस तरह से किया जाता है और किस तरह से किया जा रहा है, और अगर वर्तमान की मैं बात करना चाहूँ तो कौन कौन से सर्वेक्षण किए जा रहे हैं, कौन कौन से देखिए खुदाई की जा रही है, किस तरह की? ये आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। वो विद्यार्थियों के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि जो पुरातात्विक उत्खनन होते हैं, उत्खनन के पहले की प्रक्रिया होती है सर्वेक्षण। ठीक।
आपको उसमें क्या होता है, किसी एक पूरा स्थल की पहचान करनी होती है। हाँ। अब वो पहचान करने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे कोई प्रशिक्षित पुरातत्वविद होता है, ट्रेंड आर्कियोलॉजिस्ट, वो समझ जाता है। ठीक उसी तरह से जैसे डॉक्टर आपकी नाड़ी देख के बता देता ना आपको सर्दी खांसी जुकाम है क्या, तो इसी विधा है, पढ़ी जाती है, अध्ययन किया जाता है। तो उसमें बहुत सारे तरीके ऐसे, जैसे आपने कई बार देखा होगा किसी किताब में लिखा, कोई हमारे बुजुर्ग बताते कि वो मंदिर 6 महीने में वो हवा में उड़ के जा रहा था, उठा लाए, ठीक है ना। वो कहते वो भूत का टीला है, ठीक है ना। जैसे भीमबेटका के एक गुफा का नाम चुड़ैल गुफा है, लोग जाते नहीं। तो जब आप जाएंगे, इस तरह की चीजें, पुरानी चीजें होती हैं, तो उन चीजों पे जब जाके देखते हैं तो वहां पे कुछ सरफेस के ऊपर, सतह के ऊपर कुछ इस तरह की चीजें होती हैं जिससे पता लगता है कि ये कोई पुराने जगह का टीला हो सकता है। जो प्रशिक्षित पुरातत्ववेत्ता होता है या ट्रेंड आर्कियोलॉजिस्ट होता है वो समझ जाता है। लेकिन इसके साथ साथ इस तरह के टीलों को समझने की जरूरत एक ये होती है कि आजकल बहुत सारी नई टेक्निक आ गई हैं। जैसे आपका ये रिमोट सेंसिंग टेक्निक है, जैसे जीपीआर सर्वे है, इनसे क्या होता है, फिर मेटल सर्वे है जो हम लोग करते हैं, तो उससे क्या होता है, पता लग जाता है कि नीचे किस किस तरह की चीज़ें जमीन के अंदर हो सकती, वेव्स जाती हैं, वो टकरा के आती हैं। रिमोट सेंसिंग से तो आप अपने घर में ही बैठ के कंप्यूटर पे पता कर सकते हैं। तो ये चीज़ होती है सर्वेक्षण। उसके बाद उसका दूसरा हिस्सा आता है उत्खनन का। तो जब हमको पता लग जाता है कि ये महत्वपूर्ण जगह है उसकी स्टडी से, कि इसके नीचे पुरावशेष होने की संभावना है, तो फिर हम लोग उसकी खुदाई का प्रस्ताव तैयार करते हैं। फिर उस टीले की खुदाई होती है। जब टीले की खुदाई होती है तो उसमें क्या होता है, प्रशिक्षित पुरातत्ववेत्ताओं की जरूरत होती है। फिर उसमें जो लेबर्स काम करते हैं वो बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। उन लेबर को भी हम लोग 2-3 दिन पहले ट्रेनिंग देते हैं कि कैसे काम करना है। तो कई बार वो सीखते सीखते इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं कि वो बहुत अच्छा काम करते हैं। फिर इन उत्खननों में हम लोग विद्यार्थियों को भी आमंत्रित करते हैं कि आप आइए और देखिए और सीखिए कि किस तरह से पुरातत्व में उत्खनन का कार्य किया जाए। और पुरातत्व का जो उत्खनन होता है वो 2 विधियों से होता है। एक तो होता है वर्टिकल एक्सकेवेशन, एक होता है हॉरिजेंटल एक्सकेवेशंस। कई बार क्या होता है, फंड की उपलब्धता अनुपलब्धता के हिसाब से भी लोग इस चीज को डिसाइड करते हैं। लेकिन हॉरिजेंटल एक्सकेवेशन में आप पूरे फंडिंग कैसे होती होगी, जो फंडिंग आपने शब्द इसके, यूज़ किया था? हाँ, तो फंडिंग क्या होता है कि हर, जैसे विश्वविद्यालय उत्खनन कर रहा है तो उनके यहाँ एक्सकेवेशन एक्सप्लोरेशन का अपना एक फंड होता है, हेड होता है ना। जैसे यहाँ पे जितने लोग काम कर रहे हैं उनका सैलरी का हेड है, अलग अलग एक्सपेंडिचर होता है, हर एक हेड का पैसा डिसाइड होता है। तो उसी में काम करना होता है। तो जितना पैसा उपलब्ध होता है उसके हिसाब से उतना एरिया लेके काम किया जाता है, नहीं तो फिर उसको अगले फाइनेंशियल ईयर वित्तीय वर्ष में काम किया जाता है। तो ये बड़ा रोचक और रोमांचक अनुभव होता है जब आप लेयर बाय लेयर आप खोदते जाते हैं ना, कि नहीं कहीं कोई सिक्का मिल गया, फिर पता चला अरे कोई मूर्ति मिल गई उसके साथ, फिर पता चला कि कोई ह्यूमन स्केलेटन ही मिल गया। तो ये भी होता है। तो ये जो मतलब चीजें हैं वो है। और आसपास जिस गांव में खुदाई होती है ना, लोग भीड़ लगा के घेर के खड़े रहते हैं, ये पता नहीं क्या मिल निकलने गया। वाला है। वो कर रहे हो। कई बार बड़ी अप्रिय स्थिति भी हो जाती है, कई बार कि पता नहीं, लोगों को अफवाह होती है कि सोने के सिक्के मिल गए, ये खुदाई वाले साहब लोग अपने साथ ले जा रहे हैं। कई बार जब मूर्तियों को कलेक्ट करने जाओ तो लोग बिल्कुल दौड़ा लेते हैं। मतलब बहुत सारी हीरे मतलब, की खदानों वाले पन्ना का जिक्र कर लेते हैं, जैसे खदान के आसपास होते हैं कि अब हीरा मिलने अब वाला हीरा मिलने वाला। एक हमारे भोपाल के हीरे से हम चर्चा कर लेते हैं, बातचीत आगे जी। बढ़ाते हैं। फंडिंग का भी जिक्र हो रहा था। सामाजिक कार्य करने का जो जज्बा है वो सबके अंदर होता है, लेकिन उसमें पैसा लगाने का जो हुनर है वो सबके अंदर नहीं होता। तो क्या इसके लिए आपको आई लव ब्रांड के लिए आपके इस अभियान में फंडिंग का भी रोल है? देखिए, इसमें फंडिंग तो अभी सब सेल्फ फंडेड है। जितने भी लोग जितने भी विधाओं से जुड़े हुए हैं, जैसे मैंने आपको बताया, अलग अलग एसोसिएशंस के लोग हैं, हम लोग अपने माध्यम से जो भी सेल्फ फंडिंग करते हैं वो करते रहते हैं। बट ये आपने बिल्कुल सही बोला कि भाई अगर आज समाज के लिए भी कुछ काम करना है तो धन की आवश्यकता पड़ेगी, आपको फंड की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसमें ये तो एक फोरम है, ये एक मेरे ख्याल से भोपाल एक साथ टीम हमने क्रिएट किया, तो एक फोरम है और एक ये पूरा सेल्फ फंडेड है। तो इसमें हमने अलग से कुछ ऐसा नहीं किया कि जिसमें हम फंड रेज कर रहे हैं। बट अगर जैसे कई लोग अगर चाहते हैं जिनको कि अगर समाज सेवा के लिए काम करना है तो उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि वो भाई अपना एक एनजीओ क्रिएट करें। और CSR एक्टिविटीज़ हर कॉर्पोरेट्स को करनी होती है, सबको करनी होती हैं, जिसमें 2% उनके प्रॉफिट का वो लोग उसमें CSR एक्टिविटीज़ में शेयर कर सकते हैं, जिसके कुछ सर्टिफिकेशंस होते हैं। वो सर्टिफिकेशन करवाने के बाद आप आपको पहले एक ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ये किस सोर्स पे आप करना चाहते हैं। आप एनवायरनमेंट के लिए करना चाहते हैं, आप स्वच्छता के लिए करना चाहते हैं, पुरातत्व के लिए आप करना चाहते हैं, किसी कला को आप आगे बढ़ाने के लिए करना चाहते हैं। तो ऐसे करके जिस विधा की तरफ आप आगे बढ़ाना चाहते हैं उसके लिए आप उसको क्रिएट करें और वो अपने बायलॉज में लें। उसके चलते आप अपने पूरे सर्टिफिकेशंस करवाएं और उसके बेसिस पे आप अपना विभिन्न जो एजेंसियां हैं उनसे आप फंड रेज कर सकते हैं। पर गतिविधियां जेन्युइन होनी चाहिए। जो भी आप गतिविधि होनी चाहिए वो ग्राउंड पे होनी चाहिए और बिल्कुल जेन्युइन होनी चाहिए, तब जाके वो चीज़ होती है। एक सवाल रख लेती हूँ। जब हम किसी अभियान को शुरू करते हैं, उसको सफलता के पायदान पर जब लेकर चले जाते हैं और जब सफल हो जाते हैं, उस प्रक्रिया को बनाए रखना, उस सफर को जारी रखना ताकि लोगों की स्मृति से ये धूमिल ना हो जाए, हट ना जाए,
और दूसरा कि जब ब्रांडिंग करनी शुरू करते हैं, खासतौर से आपके इस ब्रांड को उठाकर ये सवाल रख रही हूँ, तो लोग क्या होते हैं अपने जो फोकस है ना उससे भटक जाते हैं, फिर वो उसकी ब्रांडिंग करने की बजाय खुद की ब्रांडिंग करने पे ज़्यादा फोकस करने लगते हैं। आप पर इस तरह की चीज़ें हावी ना हो, उसके लिए स्वप्रबंधन कैसा होता है? देखिए, ये बहुत अहम प्रश्न आपने पूछा और बहुत आवश्यक भी था। इसमें अगर मैं बात करूं, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि किस तरह से भाई यहाँ पे हमें प्रबंधन करना चाहिए ताकि ब्रांडिंग शहर की हो, इस पे हम बात करते हैं दो चीज़ों की। सबसे पहली बात होती है हैमरिंग की। हमें कंटिन्यूस किसी भी चीज़ को लोगों को हैमर करना पड़ेगा। भाई कील भी एक ही बार में नहीं ठोकेगी, आपको बार बार उसको ठोकना पड़ेगा, तब दीवार में जाएगी। और अभी इस कैंपेन को सफल बनाने के लिए अभी तो उसका पहला ही स्टेप हुआ है, जिसमें कि हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं। अभी जनप्रतिनिधियों से जो अभी हमने मांगे रखी हैं उनको हमें पूरा करवाना है। अभी हमें उनसे रिक्वेस्ट करनी है जी कि इन चीज़ों को हम पूरा करवाएं। और इस चीज़ में अगर मैं दूसरी चीज़ बात करूं तो एक बहुत ही कहावत से मैं बात करना चाहूँगा, वो ये है कि भाई छोटी सोच और पाँव की मोच जीवन में आगे बढ़ने नहीं देती। तो सेल्फ ब्रांडिंग अगर मैं बोलूँगा तो वो एक छोटी सोच हो जाएगी। और अगर हम एक बड़े आज इसके साथ जुड़ना चाहते हैं, वो ये कि हम अपने शहर की ब्रांडिंग करें। और इसे भोपाल तक सीमित नहीं रहेगा, कल हो सकता है जबलपुर भी जाए, रीवा भी जाए, सतना भी जाए, जितने भी भोपाल के या मध्य प्रदेश के शहर हैं उनमें जाएं, लोगों में इस चीज़ में आए और मध्य प्रदेश को एक आइडियल राज्य और भोपाल को एक आइडियल राजधानी बनाए। बिल्कुल। और हमारे जो प्रोग्राम की आइडल जो बात है वो ये रहती है कि मैं सर से और आपसे मैसेज ले लूँ, तो सर एक खूबसूरत सा संदेश सुझाव भी हो सकता है, वो हमारे दर्शकों को क्या देना चाहेंगे अंत में? एकदम मतलब बहुत संक्षिप्त का एक लाइन का कोई मैसेज। एक लाइन का है, स्मारकों को साफ रखने में अपनी जिम्मेदारी निभाएं। अगर उन्हें साफ नहीं रख सकते हैं तो कम से कम गंदा ना करें। बिल्कुल सही बात है जी। स्पर्श जी, मैं एक ही संदेश लोगों को देना चाहूँगा, वो ये है कि जो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, आई लव भोपाल, उसी तरह से आप जिस भी शहर से हैं, भोपाल से हैं तो भोपाल से प्यार करें, आप जिस भी शहर से उससे प्यार करें और अपनी फंडामेंटल ड्यूटी जरूर निभाएं। जैसे अपने कर्तव्यों को निभाना बेहद जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श द्विवेदी जी का, डॉक्टर शिवाकांत वाजपेयी जी का। तो जैसा कि शहर पर बात हो रही थी कि हंसी मंजर, दिलकश फिजा बाखमाल है, ये जन्नत की तरह हमारा बेमिसाल भोपाल है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुझे यहीं दीजिए इजाजत। नमस्कार।